वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं बिजनेस फॉर्म्स में एक नई फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले हम बहुत अच्छे से कुछ फॉर्म्स हैं जो डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, और हम डिस्कस कर चुके हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यस स्टूडेंट्स, तो दो फॉर्म अब तक की हमारी जो कवर हो चुकी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा था जिसके अंदर एक सिंगल ओनर होता था, हु विल इन्वेस्ट ऑल फंड, हु विल अरेंज ऑल द रिसोर्सेज, हु विल bear the whole risk and who will take the whole profit of the business। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ओनर है जो सब कुछ करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सारा काम रहेगा सोल प्रोप्राइटर का। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जैसे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि कई लोग फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। उसमें एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ करके बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और सब लोग मिलके फिर उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, आज हम एक और मेन फॉर्म डिस्कस करेंगे जो कि है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इससे पहले कि मैं आपको मीनिंग समझाऊं या जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सब क्लियर करूं, पहले एक नॉर्मल मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स एक सोसाइटी जहां जितने भी मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये सोल प्रोप्राइटर से भी अलग है और ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से भी अलग है, क्योंकि ना तो यहाँ सिर्फ एक पर्सन है और ना ही एक कोई फैमिली बिजनेस है कि जिसमें फैमिली के सारे लोग मेंबर हो सकते हैं। नहीं, इसमें आउटसाइडर्स भी मेंबर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। बस मेन इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेशन का रोल मेन रहता है। कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, मिलकर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर होती है पुअर या जो फाइनेंशियली वीक सेक्शंस होते हैं उनकी हेल्प के लिए होती है। वैसे आजकल इसकी जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी होती है, जहाँ बहुत से लोग मेंबर्स होते हैं। बट बेसिकली ये किस लिए होती है कि पुअर और जो फाइनेंशियली वीक सेक्शन है ना उनकी हेल्प की जा सके। ठीक है, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। जैसे कई बार मान लो कंज्यूमर्स ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना ली, प्रोड्यूसर्स को किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन फेस ना करना पड़े तो प्रोड्यूसर्स ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ठीक है, फार्मर्स ने अपनी बना ली। तो इस तरह से अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो आप उससे रेलिवेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आइडिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, देखो मैं बताती हूँ आपको। वर्किंग कलेक्टिवली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां सब मिलके काम करते हैं। सब लोग मीन्स जो मेंबर हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, जितने भी लोग उसके मेंबर बनेंगे वो सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ मिलजुल के काम करेंगे। जो भी डिसीजन लेना है वो डिस्कशन से लेंगे। ठीक है, किसी एक पर्सन को की जो है वो डोमिनेंस यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद मैं बात करूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 मीन्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अब तक हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई सेपरेट एक्ट नहीं था, रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं था। बट स्टूडेंट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रेफर सर्विंग देयर मेंबर्स विद रीजनेबल प्रॉफिट। विद रीजनेबल प्रॉफिट मतलब कि इनका मेन टारगेट होता है अपने मेंबर्स की जो है हेल्प करना, अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रॉफिट भी अर्न करते हैं पर वो प्रॉफिट रीजनेबल रहता है। ठीक है, हद से ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट चार्ज नहीं किया जाता। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, फॉर एग्जांपल ये ना बल्क में प्रोड्यूसर से खरीद लेगी, बहुत सारा सामान प्रोड्यूसर से इकट्ठा खरीद लेगी और उसके बाद
कंज्यूमर्स को सेल करेगी, उसमें सिर्फ रिजनेबल प्रॉफिट ऐड करेगी ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस बना रहे, और रिजनेबल प्राइस पे वो जितने भी नीडी लोग हैं, पुअर हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनको रिजनेबल रेट्स पे वो चीज़ें वो दे देंगे। पहले बल्क में ले लेंगे प्रोड्यूसर से, डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा इनको, ठीक है, थोड़ी चीज़ सस्ती भी पड़ेगी, और उसके बाद ये आगे प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर को दे देंगे डायरेक्टली, ठीक है। इससे मिडल मैन्स का रोल खत्म हो जाएगा, होलसेलर रिटेलर्स का रोल खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ है वो सस्ती पड़ती है कस्टमर को, एडवर्टीजमेंट का कोई रोल नहीं है, और भी कितनी तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यहाँ बच जाते हैं, जिस वजह से कस्टमर को चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्व कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं अपने मेंबर्स की, लेकिन प्रॉफिट जो रहेगा वो रिजनेबल रहेगा। अब ऐसा नहीं है, मान लो कि ये चीज़ कोई 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट लेके आए, ये उसको 8 का देंगे या 9 का देंगे या 10 का देंगे, नहीं, 10 वाली चीज़ 20 रुपये में भी नहीं देंगे। 10 रुपये का प्रोडक्ट 11 में दे देंगे, 12 में दे देंगे, मैक्सिमम 13 में दे देंगे, सिर्फ रिजनेबल प्रॉफिट ऐड होगा, अननेसेसरी प्रॉफिट चार्ज नहीं करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, दोनों चीज़ों को कोऑपरेटिव सोसाइटी साथ लेके चलती है, ये प्रॉफिट भी अर्न करती है और अपने मेंबर्स को सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है स्टूडेंट। देन ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ये एक प्रिंसिपल है इसका। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ना इस प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, मीन्स आई कैन से ऑल आर वर्किंग फॉर ईच अदर। जितने भी मेंबर है ना वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। एक्स वाई का फ़ायदा सोचेगा, वाई जेड का फ़ायदा सोचेगा, जेड फिर से ए का फ़ायदा सोचेगा, मतलब वो सब ये सोच रहे हैं कि हम में से किसी के साथ भी ना कुछ गलत ना हो, हर मेंबर को थोड़ा थोड़ा मिले, रिजनेबल रेट पे मिले, थोड़ा मिले, बस किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक बात है इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी इन विच ऑल मेंबर्स आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, दे ऑल आर वर्किंग फॉर ईच अदर। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फोकस रहता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को, और इवन अगर सोसाइटी चाहती है तो नॉन मेंबर्स को भी सर्विसेज दे सकती है। ऐसा नहीं है, अगर आपको अपने मेंबर्स को हेल्प करनी है करो, लेकिन अगर आप अपने नॉन मेंबर्स की, मतलब आउटसाइडर्स की हेल्प करना चाहते हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आउटसाइडर को तो कोई बेनिफिट नहीं देना, नहीं, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेजमेंट कि वो क्या चाहते हैं। बट द बेसिक जो है वो वही रहेगा कि इनको औरों की हेल्प करनी है, औरों को अपनी सर्विसेज देनी है, ना कि प्रॉफिट पे टारगेट रखना है। प्रॉफिट का मतलब कि अननेसेसरी प्रॉफिट पे टारगेट नहीं रखना, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ एक मीनिंग भी लिखा है सिंपल सा, जो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर। देखो मेन बात आ गई ना, हु ज्वाइन टुगेदर, जो मिल के काम कर रहे हैं, विद द एम, एम मीन्स टारगेट, विद द टारगेट ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। ये एक ऐसी वॉलंटरी और एसोसिएशन है जो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। स्टूडेंट, वॉलंटरी का मतलब क्या हो गया कि जो आप इसकी मेंबरशिप है वो अपनी मर्जी से आप ज्वाइन करते हो, आपको कोई कंपेल नहीं करता, आपको कोई फोर्स नहीं करता। आपको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आप बन सकते हो, अगर आपको मेंबरशिप वापस लेनी है, आपको सोसाइटी से निकलना है तो आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर ओन विश, दैट्स वाई दिस टर्म इज यूज्ड हियर, वॉलंटरी एसोसिएशन, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से मेंबर बनते हो और अपनी मर्जी से, अपनी खुद की विश से एग्जिट करते हो। तो यहाँ तक का आपको कंप्लीट समझ आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से आप। ओके स्टूडेंट, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप साथ साथ नोट करो, साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपनी नोटबुक में अपने खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जब अभी बहुत इजी लग रहा है, एक एक चैप्टर हम करेंगे, बहुत इजी है, बट लास्ट में सब मिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके खुद के नोट्स आपको समझने में हेल्प करेंगे, आपको जल्दी ये रिवाइज हो जाएंगे सारे टॉपिक, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बना लें, नोट डाउन कर लें इसको नोटबुक में वीडियो के बाद, ठीक है। इसकी फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वॉलंटरी एसोसिएशन और सोसाइटी। वॉलंटरी एसोसिएशन, अभी मैंने वहाँ भी टर्म क्लियर की थी, क्यों है ये,
बिकॉज मेंबर्स, लिख लो आप साथ साथ इसको, मेंबर्स में join or exit by their own wish. Nobody can compel them to be a member of this society. कितना सिंपल है, मेंबर्स अपनी मर्जी से ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें, एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर लें, बट उनको एक कंप्लीट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी मैनेजमेंट कमेटी को। ऐसा नहीं है कि हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी, उनको बताना भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है कि वी वांट टू बी अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है बिफोर एग्जिस्टिंग कि हम जा रहे हैं यहाँ से, हमें छोड़ना है, ठीक है। जो भी आपका शेयर होगा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको वापस दे दी जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन बिकॉज मेंबर्स में ज्वाइन और exit by their own wish. Nobody can compel them, ठीक है, but you have to give a prior proper information. Okay. Now second point आप देखें, इसका एक लीगल स्टेटस होता है। यस, लीगल स्टेटस होता है। आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में, उसके बाद आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है। मींस कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन की तरह सारे काम कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड, जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड कैन होल्ड एसेट्स, अपने नाम से एसेट्स को खरीद सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो आप, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। किसी को स्यू करना है कोर्ट में, आप स्यू कर सकते हो। किसी ने आपको आपके मिसचीफ के लिए स्यू करना है तो आपको भी स्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है लीगल स्टेटस का मतलब कि जब आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है, यू कैन होल्ड एसेट्स, अपने नाम से एसेट्स को परचेज सेल कर सकते हो। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है उसमें एंटर कर सकते हो। इवन यू कैन स्यू एनी पर्सन, एनी वन इन द कोर्ट, किसी को स्यू करना है वो भी कर सकते हो। ये होता है लीगल स्टेटस का मतलब। ये चीज़ बार बार आगे आएगी, कंपनीज में भी हम लीगल स्टेटस का मतलब पढ़ेंगे, तो इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस मोटिव की। ये भी मैंने आपको मीनिंग में बता दिया कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन टारगेट क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स। मैं बार बार मेंबर्स की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, बट इट डज नॉट मीन्स कि ये नॉन मेंबर्स की हेल्प नहीं कर सकते। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आउटसाइडर की हेल्प करना चाहेगी तो करेगी। पहला टारगेट हमारे खुद के मेंबर्स रहेंगे कि उनका वेलफेयर तो होना ही होना चाहिए। फिर कुछ बच जाता है, आउटसाइडर की हेल्प हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप अस, हमें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बट मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने मेंबर्स को, क्योंकि मैंने यहाँ मीनिंग में भी लिखा था कि हम सब मिलके क्यों काम कर रहे हैं, विद द एम ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी स्टूडेंट्स यहाँ भी लिमिटेड रहती है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि जो लाइबिलिटी है दैट विल बी लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट पेड और गारंटी गिवन। आपने जितना अमाउंट पे किया है या जितने की आपने गारंटी दी है उतने के लिए ही आप लाइएबल रहोगे, उतनी ही आपकी लाइबिलिटी रहेगी। कितना सिंपल हो गया ये भी, ठीक है। मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो अगर लॉस होगा तो उतना ही होगा, मेरी लाइबिलिटी 10,000 तक की है। या मैंने गारंटी दी है कि आई विल पे 10,000 इन केस ऑफ एनी लॉस, और किसी की हेल्प करते टाइम अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इतना पे करूँगा, तो फाइनली आपकी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल कौन करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय
मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कहाँ से आएगी? मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो मैनेजमेंट कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट बनाई जाएगी बाय वोटिंग। मेंबर्स के पास वोटिंग राइट होता है, वो वोट करेंगे और उस वोटिंग के थ्रू मैनेजमेंट कमेटी एग्जिस्टेंस में आएगी। उसके बाद डेली के डिसीजंस लेने हैं, कंट्रोल करना है, वो सारा मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में रहेगा। नाउ इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल इररिलेवेंट टू द शेयर कैपिटल। सभी मेंबर्स यहाँ इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। इक्वल ट्रीट करने का मतलब 1 person विल हैव 1 vote ओनली। एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही वोट रहेगा, ठीक है। इक्वेलिटी हो गई ना, मतलब किसी ने यहाँ 10,000 लगाए हैं, किसी ने 50,000 लगाए हैं, किसी ने 1 लाख लगाए हैं, दैट डजंट मैटर, ऑल आर इक्वल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको इक्वल स्टेटस मिलता है। आपके पास कितने रुपए के भी शेयर हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जब कोई डिसीजन लेना है, कोई मीटिंग हो रही है, तो एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है, चाहे वो फेवर में डाले चाहे वो अगेंस्ट में डाले। सिंपल है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मोस्टली क्या करती हैं? कैश ट्रेडिंग करती हैं, मतलब जो भी उनका सेल परचेज रहता है वो कैश में रहता है। अभी ऐसा नहीं है कि अगर वो क्रेडिट पे करना चाहें तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कैश ट्रेडिंग जो है कहाँ देखी गई? इन मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें देखने को मिलता है कैश ट्रेडिंग। क्रेडिट ट्रेडिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आता है? देखो पैसा आ सकता है बाय सेल ऑफ शेयर्स, अपनी शेयर्स को सेल करके, मतलब आप शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकते हो, गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हो। या फिर कोई ग्रांट, किसी ने वैसे ही कोई हेल्प कर दी, डोनेशन दे दी, कोई ग्रांट दे दी, तो वहाँ से इनके पास क्या आता है? फाइनेंस आता है। स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आई विल से सारी ही फॉर्म्स बहुत इजी हैं। सभी फॉर्म्स में हम कॉमन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, देन फीचर्स, देन मेरिट्स, देन लिमिटेशंस। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में यही हुआ था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में यही हुआ था, आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही कर रहे हैं, मीनिंग, फीचर्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड लिमिटेशन। तो सारी ही फॉर्म बहुत इजी हैं। सिर्फ कंपनीज, जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाऊंगी तो उसमें मेरी हो सकता है 3 से 4 वीडियो आए, इवन 5 भी आए, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सब कुछ क्लियर करूंगी आपको। तो कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले की सारी फॉर्म्स बिल्कुल सिंपल है, नोट्स ज़रूरी बनाने हैं, रिविज़न करनी है। कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझे पूछना है, ठीक है। थैंक यू।